नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे सामाजिक विज्ञान के साथ ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आज जो हम लोगों का विषय बिंदु है वह क्या है? सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 से जो टॉपिक है वह इकाई 1 के अंतर्गत उसमें हमें क्या देखना है? संसाधन एवं विकास। और संसाधन एवं विकास पर बच्चों 3 प्रकार के देखे क्वेश्चन बनते हैं। एक पर हम चर्चा कर चुके हैं 1 नंबर का, दूसरा है वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक पार्ट 1 के अंतर्गत, और वर्णनात्मक पार्ट 2। वर्णनात्मक में 2 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा वर्णनात्मक जो 1 होगा वह 4 अंक का, और वर्णनात्मक 2 जो होगा बच्चों वह 6 अंक का। कहने का मतलब 1 नंबर का था तो ट्रिक लगाना था, और यहां क्या आया 4 नंबर का है तो थोड़ा सा उससे बड़ा, उससे काफी बड़ा, और 4 से भी बड़ा हमको 6 अंक का है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को लेना है। तो आज के क्वेश्चन को हम लोग जरा देखें कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन इस पर क्या है। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखा जाए, मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण बताइए। मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का कटाव होने के 2 प्रमुख कारण कौन हैं, किस प्रकार से इनका अपरदन होता है, इनमें इसके कारण क्या हैं? क्या बताना बच्चों? कारण क्या है, अपरदन होने का कारण क्या है, यही हमें वहां पर ध्यान देना है। और क्वेश्चन आपका यह कितने नंबर का है? 4 नंबर। तो यहां देखिएगा मृदा अपरदन, अपरदन माने आप जान ही रहे कटाव। तो मृदा का, मिट्टी का ऊपरी भाग, कटाव नीचे से नहीं होगा, ऊपरी भाग आवरण या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक संसाधन जैसे पवन, जल, हिम मानव द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन पर ध्यान दीजिएगा, पैसे लिखेंगे हम। 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में यह बताना पड़ेगा कि मृदा अपरदन है क्या। तो मृदा अपरदन है क्या? पृथ्वी का ऊपरी आवरण, पृथ्वी के नीचे का आवरण नहीं बच्चों, कौन सा? ऊपर का आवरण, ऊपर का जो छाया है उस आवरण को हम कह रहे हैं, उसी पर ध्यान देना। मृदा अपरदन पृथ्वी का क्या है? ऊपरी भाग, और इस ऊपरी भाग का, उसका ऊपरी परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान का मिट्टी का चला जाना। इस यहां है और यहां से चला गया वहां दूसरी जगह, यही यहां से वहां हटना है, यही क्या है? अपरदन कहलाता है। अब बात आती है इसके अपरदन के कारण क्या है जो यहां से वहां जा रही है। तो पवन द्वारा, किसके द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है? हवा लेकर के चली जाती, ले जाती है। तब और किसके कारण से? जल के बहाव, हिम के कारण भी मिट्टियों का अपरदन होता है। और मानव द्वारा विस्थापित करना, मानव अपनी मिट्टी को यहां से उठा करके वहां ले जाया, तो मानव के द्वारा भी मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही क्या है बच्चों? मृदा अपरदन। तो आपको क्लियर हो गया मृदा अपरदन क्या बताओगे? मिट्टी का स्थानांतरण ही मृदा अपरदन कहलाता है। और यह वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा जो होता है, हिम द्वारा होता है, और मानव द्वारा भी ऐसा किया जाता है। मानव द्वारा भी विस्थापित करना ही क्या है? मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन के हमें कारण क्या है, क्यों वैसा होता है? मृदा का एक स्थान से दूसरे अपरदन का कारण क्या है? तो पहला कारण शुष्क और रतीले क्षेत्रों में, जहां मिट्टियां क्या हैं? शुष्क हैं, और क्या है? रतीली है, मतलब वहां पर कहा जाए पूरी तरह से शुष्क हैं और रतीली हैं, वहां पवन का रोल क्या होता है? मृदा अपरदन का मुख्य कार्य होता है। जहां मिट्टियां क्या होती हैं? शुष्क होती हैं और रतीली होती हैं, उस क्षेत्रों पे ज्यादातर जो मृदा का कटाव होता है बच्चों, वह पवन द्वारा होता है।
कहां किसके द्वारा होता है? पवन द्वारा। और खुली ढीली मिट्टी को, और यह शुष्क मिट्टी जो है पूरी हल्की, शुष्क है हल्की होगी, शुष्क मिट्टी पूरी तरह से हल्की होती है और पवन उसे आसानी से उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के चला जाता है। तो आप कह देंगे कि जो अपर्दन होता है हवा के द्वारा मिट्टियों का, वह कैसी मिट्टी है बच्चों? शुष्क हैं और कैसी हैं? रतीली हैं। और शुष्क और रतीली होने के कारण वह ढीली मिट्टी कहलाती हैं और ढीली हल्की हो जाती हैं, उड़ती रहती हैं। तो ऐसी हल्की मिट्टी को पवन क्या करता है बच्चों? आसानी से उड़ा करके एक स्थान से कहां? दूसरे स्थान पर लेकर चला जाता है। आई बात। दूसरा देखिए कारण, वृक्ष की अनियंत्रित कटाई और अति चराई से वनस्पति नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की सुरक्षा नहीं हो पाती। मृदा की सुरक्षा करने के लिए प्रकृति ने क्या दिया था? प्रकृति ने हमें क्या दिया था? वनस्पतियां दी थी। प्रकृति ने हमें क्या दिया था? वनस्पतियां दिए थे। वनस्पतियों में वृक्ष जो हमारी मिट्टी को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करते थे, लेकिन मानव अपने विकास के एक ललक में कहा जाए वेग के तहत अपने विकास को रोकना नहीं चाहता। वह बढ़ने के लिए प्रकृति का वह पूरी तरह से अनियंत्रित हो करके जिस ढंग से मिट्टी वृक्षों का कटाव किया, क्या किया? वृक्षों को अनियंत्रित रूप से क्या किया? कटाई किया। अति चाराई से, चारागाह की भी अत्यधिक व्यवस्थाओं से वनस्पतियां नष्ट हो गई। क्या नष्ट हुई हैं? निश्चित तौर से वनस्पतियां नष्ट हुई हैं। और वनस्पतियां नष्ट होने से मृदा की सुरक्षा का जो प्रकृति ने उपहार दिया था, गारंटी था कि मृदा की सुरक्षा प्रकृति के द्वारा ही कर रहा है, उस वृक्ष को नष्ट हो जाने से मृदा की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में हुई और जिससे मृदा की सुरक्षा हम कह जाते हैं नहीं हो पाती। तो क्यों नहीं हो पाती है? अनियंत्रित किसकी? वृक्षों की कटाई से और चराई से वनस्पतियां क्या हो जाती हैं? नष्ट होते। अब रही बात, वृक्ष से भी हमारी मृदा का अपरदन हो रहा है, वृक्षों का कटा। वहीं बहता हुआ जल मृदा को काटता है और यह गहरी नालियां बनाता है। यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। बहता हुआ जल, पानी बह रहा है, देखते होंगे, उस बहते हुए जल से गहरी गहरी नाली बनती है और इन नालियों से मृदा कृषि के लिए जो कहा जाता है उपयुक्त भी होती हैं और उपजाऊ जमीन कट करके बह जाती हैं या ऊपर की पत्थर करके कट जा रही हैं, नालियां बन जा रही हैं। तो यह कृषि के लिए भी अनुपयुक्त मानी जाती हैं। तो प्रश्न पर बच्चों एक बात ध्यान दे दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपका 4 नंबर का है। पहला प्रश्न लिखेंगे कैसे कि मृदा अपरदन क्या है इसके? तो अपरदन है क्या? अपरदन है कि मिट्टी का ऊपरी भाग या ऊपरी परत या उसका आवरण, जो भी कहिए, मिट्टी की ऊपरी परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या है? अपरदन। और ये जाता कैसे है? पवन, जल, हिम मानव द्वारा विस्थापित करना। पवन, जल, हिम मानव द्वारा क्या करना? स्थानांतरित करना ही अपरदन कहलाता है। और यह मृदा अपरदन का कारण कौन है? मृदा अपरदन का कारण कौन है? पवन है। कौन है? जिससे हमारी मिट्टी कट रही है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण अगर देखा जाए तो वृक्षों पर अत्यधिक कटाई। वृक्षों का क्या? अत्यधिक कटाई करना। वृक्षों का अत्यधिक रूप से नष्ट करना। वृक्षों का अत्यधिक रूप से क्या करना? नष्ट करना, अर्थात कटाई करना। और यह वृक्षों का अत्यधिक कटाई होने से जो मृदा की सुरक्षा का दायित्व था यह खत्म होता गया और मृदा अपरदन होना शुरू हुआ। दूसरा मृदा के कटने का, जहां पवन है, वृक्षा का अत्यधिक कटाव करना है, काटा जाना है, वहीं
जल भी मृदा के अपरदन का महत्वपूर्ण कारण बनता है। किसका? मृदा अपरदन का महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो चलें अगले प्रश्न को देखा जाए। बांगर और खादर में दो अंतर बताइए। मिट्टियां हैं बच्चों, क्या है? मिट्टी है, और इन दोनों में क्या अंतर है बांगर और खादर में? तो बांगर में सबसे पहले जाइए, बांगर की जो मिट्टी होती है वह कम उपजाऊ। बांगर की मिट्टी बच्चों क्या होती है? कम उपजाऊ। बांगर की मिट्टी में उपजाऊ क्षमता क्या होता है? कम होता है, और इसमें अम्लीयता पाई जाती है। उपजाऊ कम है, अम्लीयता भी पाई जाती है, और जब अम्लीयता पाई जाती है तो कहा जाता है जिससे उसमें कृषि नहीं की जा सकती। अम्लीयता पाई जाती है और इसमें कृषि नहीं। कम उपजाऊ है, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? अम्लीयता है, जिससे वहां कृषि नहीं की जा सकती। दूसरा यहां देखे खादर का देखा जाए, यह कम उपजाऊ, लेकिन खादर तलछट का जमाव सब जगह एक साथ नहीं रहता, तलहटियों का जमाव सब जगह एक नहीं रहता आता है। इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते रहते हैं। अगला है कि इसमें क्या है? बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बृहद मैदान के पुराने जलोढ़, पुराने जो जलोढ़ की मिट्टी है उसी हो हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो पहला बांगर क्या? कम उपजाऊ मृदा है, कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है, इसमें कृषि नहीं की जाती। बृहद मैदान में पुराने जलोढ़ मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता। यह जलोढ़ मिट्टी बांगर कौन सा है? मैदान का वह ऊंचा भूभाग जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं, नदी के बाढ़ आने पर इस जगह पर आज भी बच्चों पानी नहीं पहुंच पाता। इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, और इसमें यहां देखिए कहीं कहीं हमने कहा पाया मिलियम, और यहां क्या कहा? इसकी अधिकता पाई जाती। अंतर क्या है बांगर और खादर में? क्या है? तलछट का जमाव सब जगह समान नहीं रहता, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण एक साथ मिलते हैं। प्राकृतिक भौतिक लक्षण एक साथ मिलते हैं। नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को, इस नवीन तराई के क्षेत्रों के तलछट द्वारा जो भूभाग बन रहे हैं इसी को क्या कहते हैं? खादर। यह जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है। यहां क्या था? यह मैदानी भाग का ऊंचा भाग था। यह जलोढ़ मैदान का कौन सा भाग है? यह देखिए निचला भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल पहुंचता है, जहां यह जलोढ़ मैदान का ऊंचा भाग है जहां नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। और खादर क्या है बच्चों? खादर है जलोढ़ का वह मैदान है, ऐसा निचला भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल पहुंचता रहता है। इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, जबकि जलोढ़ मृदा होने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। यह क्या है? यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। आइए तो यहां से क्या कहोगे? आपने क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? बांगर क्या है? पहला डालना कि यह कम उपजाऊ है। यह अपेक्षाकृत क्या है? कम उपजाऊ है। किसके अपेक्षा? खादर की अपेक्षा यह क्या है बच्चों? कम उपजाऊ है। कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है जिसमें इसमें कृषि नहीं। अब यह कम उपजाऊ, लेकिन खादर जलोढ़ मृदा होने के कारण यह याद रखिएगा कि इसमें बहुत अधिक उपजाऊ भूभाग हैं। इसमें भूभाग क्या है? ज्यादा से ज्यादा अधिक भूभाग इसी जमीन पर सबसे ज्यादा उपजाऊ भूभाग पाए जाते हैं। फिर कहा मैं पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह और यहां पर सबसे है कि यह जो बांगर का जो क्षेत्र है कि नदियों का जब जल बहाव भी अपने
सवाब पर रहता है खुद तेजी से, तो यह नदी का जल उस ऊंचे भूभाग पर नहीं पहुंच पाता। जबकि खादर में इस जलोढ़ मिट्टी को देखा जाए तो नदियों का बाढ़ जो होता है यहां पहुंच जाता है। जलोढ़ मैदान वह निचला जहां नदियों का बाढ़ पहुंच जाता है। बृहद मैदान के पुराने जड़ोड़ को, बृहद मैदान का यह क्षेत्र जो पुराना जड़ोड़ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बांगर कहते हैं। तो याद रखिएगा बांगर और खादर में कौन कौन से अंतर हैं, तो ये सब बांगर और खादर के बच्चों क्या है, अंतर वर्णित किए गए हैं। अब यहां देखें, लेटराइट मृदा और काली मृदा में अंतर बताना है। कौन कौन सी मृदा में, लेटराइट मृदा और काली मृदा में क्या बताना है, अंतर बताना है कि लेटराइट मृदा और काली मृदा में क्या अंतर है। इस मृदा में नमी शीघ्र वाष्पीकृत हो जाती है। इनमें जो नमनीयता रहती है जल्दी से क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और जल्दी से वाष्पीकृत होकर हो जाता है मतलब यह लेटराइट मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता कि इसका नमीपन जल्दी से वाष्पित होकर के खत्म हो जाता है। जबकि काली मृदा में नमी धारण करने की अभूतपूर्व क्षमता होती, बहुत अधिक है। यहां नमी को धारण करने की काली मिट्टी में क्या है, क्षमता, जबकि यह नमी को शीघ्र क्या कर देता है, वाष्पीकृत कर देता है, नमीपन को अपने छोड़ देता है। इस मृदा में, लेटराइट मृदा में चूना, फास्फोरस तथा नत्रजन की कमी होती है। किसकी किसकी कमी होगी, चूना, फास्फोरस तथा नत्रजन की कमी होती है। सोडा और पोटाश का भी अभाव पाया जाता है। क्योंकि भाई नमी शीघ्र जल्दी से खत्म हो जाता है, तो स्वाभाविक है चूना, फास्फोरस, नत्रजन की कमी होती है और साथ ही सोडा और पोटाश का भी अभाव पाया जाता है। जबकि इस मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। काली मृदा में क्या होते हैं बच्चों, पोषक तत्व पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे लोहांश काली मिट्टी में, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। दक्कन टेप प्रदेश की यह प्रमुख मृदा है। कहां की, दक्कन दक्षिण दक्कन के क्षेत्र की यह प्रमुखता है। यही यह मृदा पूर्वी क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है। मेघालय में भी लेटराइट मृदा मिलती है। पूर्वी क्षेत्रों में यह कौन सी मृदा, लेटराइट मिट्टी कहां मिलती, छोटे छोटे क्षेत्रों मिलती है। जबकि दक्कन के संपूर्ण प्रदेश में यह प्रमुख मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निच्छालन प्रक्रिया से बनी मृदा को लेटराइट मिट्टी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा वाले, जहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां भारी वर्षा हो, उसके निच्छालन की प्रक्रिया से बनी मृदा को हम क्या कहेंगे, लेटराइट मृदा। इस मृदा का रंग काला होता है, इसे काली मृदा कहते हैं। इस मृदा का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है। किसके प्रवाह से हुआ है, लावा के। जबकि इस मृदा का जो प्रभाव है उस कारण भारी वर्षा वाले से निच्छालन की प्रक्रिया से हो रहा है। जबकि यहां किसका हो रहा है, काली मिट्टी का जो निर्माण हो रहा है वह किसे, लावा के प्रवाह से हुआ। यह मृदा बहुत ही कम उपजाऊ है, जबकि इस मृदा में अधिक उपजाऊ मिलते हैं और कपास की उपज के लिए अति उत्तम है। अतः इसे कपास वाली मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपास वाली मृदा भी कहते हैं। यह मृदा मोटे कणों से युक्त होती है। इस कण में बदरपुर के समान पृथक पृथक मोटे मोटे होते हैं और यह मृदा नमी में चिपचिपी रहती तथा सूखने पर दरार वाली हो जाती है। यह सूखने पर क्या हो जाती है, नमी होती है और नमी के सूखने पर क्या हो जाता है, दरार वाला क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ बच्चों लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो कौन कौन सा है, आपने देखा। इसमें वाष्पीकृत होगा, इसमें नमी धारण। यहाँ कपास की ज्यादा से ज्यादा खेती बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो मेघालय आदि के क्षेत्रों में चूना पत्थर, सोडा, पोटाश के अभाव यहां इस मिट्टी में ज्यादा मिलते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलग अलग छोटे टुकड़ों में पाया जाता है, मेघालय में लेटराइट मिट्टी मिलती है। तो यह महत्वपूर्ण अंतर आपको वो अपने क्वेश्चन के अंतर्गत रखना होगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा जो है उस पर देखते हैं।
पृथ्वी सम्मेलन 1992 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में क्या लिखे? टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ क्यों और यह कहां हो रहा है? तो बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वह ब्राजील के शहर, कहां? ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में। कहां हो रहा है? रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील का शहर है। कहां का शहर है? ब्राजील का शहर है, जहां पर पृथ्वी का सम्मेलन हो रहा है। और इस शहर में कहां? रेडियो जेनेरो में। जून 1992 में, जून 1992 में पृथ्वी का सम्मेलन हुआ और 100 से अधिक देश के राष्ट्राध्यक्षों ने पहली बार, 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया। ये भी 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय के राष्ट्राध्यक्षों ने इस पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया। और अब बात आती है कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ कहां? तो आप बता देना कहां? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। लगभग 100 राष्ट्राध्यक्षों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब आता है इसका भाग हुआ, इसके आयोजन विश्व स्तर पर क्यों किए जा रहे हैं? क्या कारण था? इनके आयोजन की क्यों जरूरत पड़ी? तो जान दीजिएगा, पृथ्वी का जो यह सम्मेलन हुआ था बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण हमारी सुरक्षा का कवच है, हमारे अस्तित्व का अमिट छाप है। और पर्यावरण जितना मजबूत अच्छा रहेगा उतना ही हम अच्छे स्वस्थ रहेंगे। यह पूरे जीवों पर है कि हमारी पर्यावरण पर हमारी ही जीवन की पूरा आधार टिका हुआ है। तो इस सम्मेलन में यह देखा गया कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, क्या? पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो कारण समझ में आ गया। कारण पर्यावरण, यहां जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन का सबसे प्रमुख कारण क्या था बच्चों? क्या बताओगे? पहला कारण था पर्यावरण संरक्षण करना। क्या करना? पर्यावरण संरक्षण करना। और दूसरा जो कारण था पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ इनका दूसरा था कि इसमें सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं, कौन कौन सा? सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का निराकरण करना। सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का निराकरण करना अर्थात उसका हल ढूंढना था। और इसमें जो भी लीडर जो उपस्थित हुए, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, भूमंडल के अंदर जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यहां उपस्थित, यहां एकत्रित तमाम राष्ट्राध्यक्षों के नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के पर एक घोषणा पत्र पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए। और इसने भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई। किस पर? भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर अपनी सहमति जताई। 21वीं सदी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। महत्वपूर्ण क्या था? इसमें अपनी सहमति जताते हुए 21वीं सदी में सतत पोषणी विकास क्या है? पर्यावरण को या प्रकृति के संसाधन को सुरक्षित रखते हुए विकास करना। सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हित। शांति में आप क्या बताओगे? पृथ्वी सम्मेलन क्या है बच्चों? एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य क्या है? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह
प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा क्या तैयार करें बच्चों? 21 को तैयार करें। तो बढ़ें तो कहने मतलब पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ, कब हुआ? ब्राजील रियो डे जेनेरियो 92 में, जिसमें 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कारण क्या था? पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याएं को कैसे निदान किया जाए, और इसी के लिए भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता घोषणा पत्र पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने बच्चों हस्ताक्षर किए और भूमंडलीय क्लबबंद सिद्धांत पर सहमति जताते हुए 21वीं सदी में सतत पोषी विकास के लिए एजेंडा 21 को तैयार किया और इसको स्वीकृति प्रदान की। और इसका उद्देश्य क्या था? लोग मानव जीवन में समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं को सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करें। बढ़े अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं। सत्य है, मनुष्य अपने विकास की अंधाई भाग दौड़ में इस ढंग से हो गया है, विकास लगता है लेकिन पर्यावरण और मानव जीवन का जो संतुलन बिगड़ कर रहा है। प्रत्यक्ष तो लाभ दिखाई दे रहा बच्चों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में मानव अस्तित्व भी खतरे के संकेत देने लगे हैं। तो यहां क्या कर रहा है? संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी किसी भी तरह। अब यहां प्रश्न है, मैं खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता मुझे? किसी भी तरह के विकास में संसाधन चाहे जैसा भी हो, जिस प्रकार का विकास हो, संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यवस्था के विकास के लिए संसाधन ही क्या है? उसकी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और उस संसाधन के बल पर ही उसी के बल पर मानव जीवन अपने विकास के एजेंडे को निर्धारित करता है। बिना संसाधन नहीं है तो विकास भी संभव नहीं है। अब वही संसाधन से ही विकास के एजेंडे निकलते हैं, यह कह रहा है। और लेकिन संसाधनों का से ही विकास होता है। जिस देश में संसाधन नहीं होंगे वहां विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। संसाधन के ही रास्ते से विकास के, मानव जीवन के विकास का महत्वपूर्ण स्तरीय कहा जाए एजेंडा तैयार किया जाता है। लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा, अगर इन संसाधनों का विवेकहीनता से, विवेक से नहीं, विवेकहीनता से उपयोग और अति उपयोग करके कई मनुष्य अगर केवल संसाधन का प्रयोग मानव के विकास, अपने अस्तित्व के लिए करता होता तो संसाधन हमारे पर कभी इतनी ज्यादा अटैक नहीं करते। लेकिन विकास की अंधी दौड़ ने विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानव अपने विकास को जिस ढंग से अपने आप में रख रहा है और ऐसे संसाधन का अत्यधिक उपयोग से जहां सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक, पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होने का संदेह है। इन समस्याओं के संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक हो गया। आज पूरे विश्व में संसाधनों के संरक्षण पर पूरा विश्व जोर रहा है। संसाधन का भाव समझिएगा। संसाधन बच्चों है क्या? संसाधन की आप उपयोग करिए, लेकिन प्रकृति की व्यवस्थाओं को, प्रकृति को संभालते हुए अपने संसाधनों का प्रयोग करिए, ऐसे उसे विकास करिए। लेकिन संसाधन का अर्थ है कि प्रकृति की व्यवस्था को बचा करके उस पर किसी भी प्रकार का कहीं से भी मानव अपने विकास में, उसके विकास को में बाधित न करे। तो संसाधनों का संरक्षण, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय है।
और इस संसाधन को लेकर के अंधी मानव दौड़ जिस ढंग से आगे बढ़ी है, इस पर चिंतकों ने आज नहीं, बहुत पहले से यह कह दिया था। अगर हम अपने विकास के इस मुद्दे पर अंकुश नहीं लगाएं तो आज प्रकृति का जो दोहन करके हम विकास के पायदान पर कहते हैं, मानव अपने नंबर ऊंचे पायदानों पर, अगर यही प्रकृति का अनुसंतुलन बिगड़ा तो मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगी। तो यहां देखिए, आज नहीं बल्कि गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता कैसे व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। हमारे प्रकृति के संसाधन में वह मजबूती है, अगर मनुष्य की उपयोगिता की चीजों को लेता है तो उसमें इतनी ताकत है वह उनकी पूर्ति कर सकता है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अगर लालच बस आप किसका लेना चाहते तो लालच से तो नहीं, आवश्यकता की संपूर्ण सामग्री हमारी प्रकृति के अंदर उपलब्ध है, वो दे सकती है बिना नुकसान हुए। लेकिन अगर हम इसे लालच से लेना चाहेंगे, अधिक से अधिक का भाव अगर है, तो ऐसा कोई प्रकृति दे नहीं सकता। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारी प्रकृति के संसाधनों में बहुत ताकत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है, और यह अत्यधिक प्रकृति का दोहन करना यह जिम्मेदारी अगर है तो यह किसकी है? लालची और स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति के जिम्मेदार है। ये अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। 1968 के क्लब में आप यूरोप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण के लिए विषय उठाया। इसके बाद 1974 में देखिए, सुमेसन ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था बच्चों? स्माइल इज ब्यूटीफुल। कौन लिखा? 1974 में सुमेसन ने लिखा था कि स्माइल इज ब्यूटीफुल, और इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंडेटलैंड आयोग ने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया है। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणी विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। कौन सा विकास? सतत पोषणी विकास की परिकल्पना का सिद्धांत। सतत पोषणी विकास कौन सा? सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। सतत पोषणी विकास, सतत पोषणी विकास, आखिर विकास करिए लेकिन प्रकृति को के संसाधनों को व्यवस्थित वह से मर्यादित रखते हुए उसका दोहन उतना करिए जितने आपका विकास हो और प्रकृति का नुकसान न होने पाए। संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान हुआ, रियो डे जेनेरो ब्राजील में 1952 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता रहा है। खाद्यान्नों, अन्य कच्चे पदार्थों की पूर्ति के लिए उसने भूमि की उर्वरता, सिंचाई, सख्त विकास के लिए उसने वन पदार्थों को एवं खनिजों का शोषण उपयोग किया। पिछली 2 शताब्दियों में जनसंख्या तथा औद्योगिक उत्पादनों की वृद्धि तीव्र गति से हुई। विश्व की जनसंख्या आज से 200 वर्ष पर जहां 2.25 अरब थी, आज वहां 5.25 अरब पहुंच चुकी है। हमारी भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक अगर देखा जाए कच्चे माल आदि की खपत कई गुना बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक बढ़ेगा ही, कई गुना पिछले इतिहासों को से देखा जाए, आकलन लिया जाए तो कई गुना बढ़ गई। इस कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से विनाशकारी तरीके से शोषण किया जा, प्राकृतिक संसाधनों का इतना विनाशकारी तरीके से शोषण करते जा रहे हैं।
पिछले 2 शताब्दियों में करोड़ों हेक्टेयर भूमि से प्राकृतिक वनस्पतियों वन आदि साफ किया गया है, जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है। भूमि के गलत उपयोग से उसकी उत्पादन क्षमता घट गई है। विभिन्न खनिज पदार्थों की संचित राशि समाप्त प्राय हो गई है। हम हवा पानी को भी प्रकृति की मुफ्त देन समझकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दूषित करने लगे हैं। अनेक जीव जंतुओं का अगर देखा जाए हमने सफाया कर दिया। यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अतः मानव के अस्तित्व प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। तो बच्चों, यहां पर हम अगर क्वेश्चन पर नजर डालें तो हमारा क्वेश्चन का निहितार्थ देखते हैं कि संसाधन का उपयोग सही अपनी आवश्यकता के लिए किया जाए तो संसाधन प्रकृति के मानव के लिए कभी कम हो ही नहीं सकते। किंतु अगर इन संसाधनों के विकास की अंधी दौड़ में लालचवश अपने फायदे के लिए, अपने विकास के लिए इतना दोहन करना शुरू हो जाए, हर व्यक्ति लालची बनकर के सामने नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रकृति पर क्या प्रभाव हो रहा है, मेरे विकास का क्या, तो निश्चित है वह एक जटिल समस्या बनकर गिर रही। एक तरफ हम विकास के पायदान पर पहुंचे, लेकिन प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ रहा है उससे मानव संकट खतरे में, और इसी के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी सम्मेलन भी आयोजित हुए गए। आज हम देख रहे हैं प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ने का परिणाम है बच्चों कि समय से पहले आम में जहां बौरे आ जाते हैं, समय से पहले सफेद दागों का दिखाई दे रहा है, ओजोन परतों का छिद्र हो जाना, अल्ट्रावायलेट किरणों का पृथ्वी पर आ जाना, यह कहीं ना कहीं मानव की अंधी दौड़ ने प्रकृति को संतुलन न रख करके, प्रकृति की व्यवस्था से छेड़छाड़ करके अपने विकास के पायदान पर इस ढंग से पहुंचना चाहा कि प्रकृति स्वयं मनुष्य के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगी अगर हम इस पर नजर नहीं रखते, पुनर्विचार नहीं करते। तो अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में पाई जाने वाली, कौन सा क्वेश्चन है? भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए। भारत में मिट्टी के प्रकारों पर निबंध लिखिए। भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण तथा संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों, मृदा संसाधन। तो कहने का मतलब भारत की मिट्टियों के संदर्भ में यहां पर तो हम देख रहे हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कौन कौन से हैं। तो ऐसे ऑलरेडी आप जान ही गए हैं कि भारत में जो पाई जाने वाली मिट्टियां हैं बच्चों कौन सी हैं? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, और कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, मरुस्थली मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़, काली, मरुस्थली आदि मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? भारत में विभिन्न प्रकार के उच्चावच, जलवायु और भू आकृति और वनस्पतियां, भारत की बनावट ऐसी अनेक प्रकार के भू आकृतियां कहीं ज्यादा जबन है तो कहीं कम है, कहीं अधिक पाई जाती है। अनेक प्रकार की मिट्टियों का भी यहाँ दिखाई दे रहा है जो निम्न है। जैसे भारत की प्रमुख मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी लगभग भारत के समस्त, कहाँ? उत्तरी मैदान में बच्चों जलोढ़ मिट्टी, यह मृदा हिमालय के 3 नदी तंत्रों, कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कहां से? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों से निक्षेपों से निर्मित होता है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं जिसके कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना होता है। यह मृदा गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य दलहन फसलों के लिए भी की जाती है। दूसरी प्रमुख मिट्टी बच्चों काले रंग की, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती यहाँ के लिए बहुत उपजाऊ है। दक्कन का पूरा क्षेत्र अगर जाए तो उत्तर पश्चिम भागों में भी पाई जाती है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश,
में यह बहुत, छत्तीसगढ़ आदि में काली मिट्टी पाई जाती। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, पोटाश, चूने जैसे पोषक तत्व इस मृदा में पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय मिट्टी, कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसे होता है बच्चों? लाल और भूरा होता है। और इस मृदा के अंतर्गत मरुस्थलीय मिट्टी कैसी होती है? लाल और भूरा होता है। एक मिनट, थोड़ा सा। इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है और इसमें आमतौर से रतीली और लौड़ी होती है। मरुस्थलीय में रतीली और क्या होती है? लौड़ी। और शुष्क जलवायु वाले और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर इसमें सबसे अधिक, उच्च तापमान के कारण और कम जल, उसके शुष्क जलवायु उच्च तापमान के कारण, कौन कौन से? शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होता है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। कहां हो रहा है? पश्चिमी राजस्थान में। वन मृदा, यह मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? वन मृदा कहां पाई जाती है? वन की मिट्टियां कहां? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती? पर्वतीय। यहां पर्याप्त वर्षा भी उपलब्ध है। इन मृदाओं में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता रहता है। और नदी घाटियों में ये मृदा दोमट, नदी घाटियों में कौन? दोमट सिलदाल होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर गठन मोटे कणों का रहता है। हिमालय की हिमाचित क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत अपर्दन होता है। लाल पीली मिट्टी, इसमें कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें मृदा के लोहे, किसके कणों की? लोहे के कणों की मात्रा किसमें बच्चों? लाल और पीली में अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। कहीं कहीं पर पीला भी हो जाता है। और इसका जो क्षेत्र है वह कहां है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान, दक्षिण छोड़ और पश्चिम घाट के पहाड़ों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, यह उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा, अधिक तापमान अधिक वर्षा के से यह क्षेत्र विकसित होता है। यहां भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कहां? क्षेत्र कहां है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में यह अधिक उपयुक्त होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप, भूमि उपयोग के निर्धारित करने वाले तत्व अगर देखा जाए तो भौतिक कारण, जैसे भू आकृति, कौन से कारण? भू आकृति, कौन से कारण? भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारण, जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक क्षमता, सांस्कृतिक परंपराएं, इतिहास शामिल। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख है, परंतु 93% भाग पर ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर, कहां बच्चों? कहां पर? पूर्वोत्तर, कहां पर? पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूची क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध है नहीं है। जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं है। तो कहां कहां नहीं है? पूर्वोत्तर को, असम को छोड़कर जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों को भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी उपलब्ध नहीं है। तो अस्थायी चारागाह के अंतर्गत भूमि कम हुई है। पशुधन में इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होगी? इसके क्या परिणाम होंगे? भूमि के अतिरिक्त प्रति भूमि अनुपजाऊ और इस फसल उगाने के लिए किस लागत बहुत ज्यादा होना। इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में 1-2 बार बोया जाता है। इसे शुद्ध बोने
और शामिल किया जाए तब भी भारत में को अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में 54%, कितने प्रतिशत, 54% हिस्सों पर ही खेती हो पाती है। कितने प्रतिशत, 54% पर ही बच्चों क्या हो जाती है, खेती हो जाती है। और अगर हम विभिन्न राज्यों में विभिन्न रूप से देखें, पंजाब और हरियाणा में की भूमियों पर हम देखें तो 80% खेती होती। कितनी प्रतिशत, कहां, पंजाब और हरियाणा पर देखें तो खेती का जो हमारा है 80% है। पर अरुणाचल प्रदेश में यही अगर हम देखें, कहां, अरुणाचल प्रदेश में देखें, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, कहां, अगर यही चीजें हम पंजाब के क्षेत्रों में देते हैं तो यहां कितनी है, 80%। और यही अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं बच्चों, तो अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, निकोबार द्वीप हो, तो यहां कितने प्रतिशत खेती हो रही, 10% से भी कम क्षेत्रों में पाया जाता है। और जब से राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जब से लागू किया गया तो इसके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में के अंतर्गत अगर तुलना करें तो वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। जितना 33% कहा जाए, इसकी तुलना किया जाए तो इस तुलना में भी हमारे यहाँ वन कम है। वन द्वारा निर्धारित वन निर्धारित किया गया था परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए, यह भी आवश्यक नहीं है। वन के पास लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भूभाग, बंजर भूमि, दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में देखिए, चाहे पहाड़ी चट्टाने हो, सूखी और मरुस्थली भू शामिल हो, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई भूमि, बस्तियां, सड़कें आ जाते हैं। इस समय तक लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधन निम्नीकरण हो रहा है। हमारे भू संसाधन क्या हो रहे हैं, इस कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। हम चाहे वन के क्षेत्र को ले बच्चों, चाहे हमारी जनसंख्या का जो वृद्धि है, अपने विकास के लिए वनों का जो कटाव कर रहे हैं, जो बांधों और आदि का निर्माण किया जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जा रहा है जिससे निरंतर प्रकृति के संसाधन हमारे कम हो रहे हैं और कम होने पर समाज और पर्यावरण का एक गंभीर समस्या मानव जात पर आ रही है। तो अगले प्रश्न को देखा जाए, इससे देखा जाए तो कुछ 12मासी नदियों का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, जैसे पर्यटन विकास परिस्थितियां प्रदान करती हैं। अगर हम देखें तो भूमि साधन है, प्रकृति का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि पर रहकर ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति करता है। मनुष्य कार्यों के लिए मकान, उद्योग, रेल आदि करता है और इसके तरीके भी हैं। यहां देखा जाए तरीकों से किया जाता कृषि, आवास, खनन, उद्योग, चारागाह। तो कृषि हो चाहे आवास हो, क्या हो, चाहे कृषि हो चाहे आवास हो, खनन हो, उद्योग हो, चारागाह, अगर इन सब में देखा जाए तो ये जरूरी है। लेकिन गांव के बाहर की भूमि और वनों के बाहरी हिस्सों को चारागाह के लिए उपयुक्त मानते हैं। वहीं उद्योग क्षेत्रों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। क्या माल होता है, और कच्चा माल प्राप्त होने से क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है। और कच्चा माल प्राप्त के लिए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। तो बच्चों, हमारा आज का जो मूल प्रश्न था वह यहां से समाप्त करता हूं।